नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप? बच्चों, आज केंद्रीय विद्यालय में द्वितीय पाली में सेकंड शिफ्ट में हिंदी का 9th क्लास का पेपर हुआ और उसके व्याकरण का जो पोर्शन है वो मैं हल कर रहा हूँ। आप सभी मिला लीजिए। इसमें पहला क्वेश्चन आया था व्यावहारिक व्याकरण में, औद्योगिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें उद्योग में इक प्रत्यय लगाकर शब्द बना है औद्योगिक। ठीक है, औद्योगिक, ये पहला इसका आंसर है। बी इसका आंसर है, ब। इसलिए आहार विहार प्रहार शब्द में मूल शब्द कौन सा है? तो मूल शब्द है हार, है ना। आहार विहार और प्रहार, हार शब्द इसमें मूल शब्द है। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? यहाँ देखिए, उपासना, उपयोग, उपदेश और द उन्नति। उन्नति ही में नहीं है क्योंकि इसमें उपसर्ग लगा है। इसी प्रकार चौथा है, लिखावट में कौन सा प्रत्यय है? आवट प्रत्यय है ना। लिख जमा आवट, लिखावट, ये शब्द है ना। और पांचवा देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द ता प्रत्यय वाला है? ता प्रत्यय, आप जानते हैं प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के अंत में लगकर नए शब्द का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर मानवता जो शब्द है इसमें ता प्रत्यय लगा है। ऐसे ही छठा देखिए, किस शब्द में उपसर्ग एवं प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है? उपशब्द भी उपसर्ग भी है और प्रत्यय भी है। उपसर्ग क्या होता है? वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के आरंभ में लगकर नए शब्द का निर्माण करते हैं, और प्रत्यय किसी शब्द के अंत में लगकर नए शब्द का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर ऐसा शब्द आपको ढूंढना है जिसमें दोनों लगे हों। तो ये पहला ही शब्द है, देखिए, दुर्बलता। दुर्बलता शब्द में क्या है? दुर उपसर्ग है, बल इसके अंदर मूल शब्द है और ता प्रत्यय लगा हुआ है। तो दुर्बलता ही इसका आंसर होगा। ठीक है। और छठा देखिए, निदर्शन शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है? नी। आप जानते हैं निदर्शन में नी इसके अंदर ये है। मैं ब्रश हटा देता हूं, फिर आगे चलते हैं। ये देखिए, फिर से ब्रश ले लेते हैं और अब ये देखिए, थोड़ा सा इसको बड़ा होगा ये, नहीं, 1 मिनट रुकिए, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ऐसे। अब चलते हैं फिर से। अब देखिए, इसमें जो है ये नी, अब स इसका आंसर होगा। ऐसे ही आठवां देखिए, आरोहण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। आरोहण, आ उपसर्ग इसके अंदर लगा है, ये अब स इसका आंसर है। निम्नलिखित में से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पंचमुखी में कौन सा समास है ना। पांचमुखी, पंच, पहला शब्द संख्यावाची विशेषण है, तो कौन सा समास होगा? ये अ होगा, द्विगु समास। इसी प्रकार सेकंड देखिए, चौथे प्रश्न का दूसरा, यह किस समास का विग्रह है? विग्रह का अर्थ होता है अलग अलग करना, बीचों बीच, है ना, बिल्कुल बीच में। तो किसका हो गया? अव्ययी भाव का, समस्त पद अव्यय बन गया, बीचों बीच। और ऐसे ही उपमेय उपमान भाव से विग्रह किस समास की पहचान है? उपमेय उपमान, ये होगा कर्मधारय। विशेष्य विशेषण का संबंध, उपमेय उपमान, तो यहाँ हो गया कर्मधारय समास। ठीक है। तत्पुरुष समास आप जानते हैं, प्रथम पद गौण होता है, उत्तर पद प्रधान होता है, और द्विगु में पहला शब्द संख्यावाची, अव्यय में पहला शब्द अव्यय। तो इस प्रकार ये हो गया कर्मधारय, उपमेय उपमान। चौथा देखते हैं, इनमें से सही जोड़ी कौन सी है? आजीवन, जीवन भर, द्विगु लिखा है। राम लखन, राम और लखन द्वंद्व लिखा है, तो यही शब्द है। दोनों शब्द जो समान है, ना कोई छोटा ना कोई बड़ा, तो द्वंद्व समास। पंचरत्न, है ना, ये भी नहीं है, ये द्विगु समास है। नीलकमल, ये कर्मधारय है। बहुब्रीहि लिखा हुआ है, तो इसका आंसर है ब। ब इसका आंसर है, जिसमें दोनों पद समान हैं, ये। और किस समास में दोनों पद प्रधान होकर योजक चिन्ह से जुड़ते हैं? आप जानते हैं दोनों पद प्रधान होते हैं, समान होते हैं, द्वंद्व समास के अंदर। और योजक से जुड़ते हैं। ऐसे ही छठा है, धनहीन में कौन सा समास है? अब ये धनहीन, धन से हीन, इसका विग्रह हो जाएगा,
तो ये होगा तत्पुरुष समास। ये मैंने हल कर दिया है। धन से हीन, जिसके पास धन नहीं है ना, प्रथम पद गौण है, उत्तर पद जो हीन इसके अंदर प्रधान है। दो पद हो गए, एक तो धन, दूसरा हीन। धन से हीन, धन से हीन, तो हीन इसके अंदर हो गया क्या, प्रधान, तत्पुरुष समास हो गया। तो इस प्रकार ये व्याकरण का पोर्शन था जो हमने हल किया। आगे भी जितने भी क्वेश्चंस होते रहेंगे मैं सभी को हल करके आपके पास भेजता रहूँगा।